जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज्यादा स्वागत है। शुरू करने से पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की। आज है 2 जनवरी और देखो दोस्तों, आज हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। मैं पिछला हफ्ता छुट्टी पे था और सोचा कि चलो नए साल से एडिटोरियल की चर्चा शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तो आज दोस्तों 2 जनवरी को नए साल में हम 3 एडिटोरियल्स, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। और जैसे हमारी प्रैक्टिस चलती आती है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देखने को मिलता है। 3 आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे कुछ इस प्रकार हैं। पहला आर्टिकल आईआर से संबंधित, हैप्पीमैन जेकब ने आर्टिकल लिखा है कि भारत के लिए क्या दुविधा रहेगी अगर 21वीं सदी एशियन सेंचुरी हो। फिर एक आर्टिकल, ये आर्टिकल विक्रम मेहता जी ने लिखा है, तो यहां पे बात करी जा रही है ग्रीन एनर्जी के बारे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे, द पाथ टू डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, अभी हमारे लिए एक बहुत प्रायोरिटी है कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को अभी कॉम्प्रोमाइज करें और पहले डेवलप्ड नेशन बने, या अपने ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को भी उतना ही प्रायोरिटी दें जितना हम एक डेवलप्ड नेशन बनने को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। और एक आर्टिकल यहां पे बात करेंगे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर माइग्रेंट्स। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम पैंडेमिक के टाइम पे काफी हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो वोट फ्रॉम होम क्यों नहीं हो सकता। ये आइडिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा फ्लोट करा गया है। देखेंगे कि इस आइडिया में क्या बातचीत है। ये आर्टिकल हिंदू में आया था, ये हिंदू एक्सप्लेन्स में भी आया था, एडिटोरियल में भी आया था, तो दोनों का एक सिंथेसिस करके मैंने यहां पे आपके सामने इसको पेश करने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। देखिए, अगर 2022 की बात करें, 2022 वाज ओवरशैडोड बाय रशिया यूक्रेन। तो एक बहुत मॉन्यूमेंटल ईयर था भारत के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। बहुत सारे लोगों ने भारत को चैलेंज किया, कहा कि क्यों आप रशिया को अपोज नहीं कर रहे हैं, क्यों आप हमारे साइड पे नहीं हैं। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफी हमने रियलिज्म देखा। हमने देखा तमाम फोरम्स में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी काफी बोल्ड तरीके से, काफी कॉन्फिडेंस के साथ वेस्टर्न मीडिया को काउंटर कर रहे थे कि देखिए हमारी अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है और हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। और बहुत हलचल रही पिछले साल। बहुत सारे लीडर्स थे विश्व भर के जो कि भारत आए थे, भारत को अपने वश में करना चाह रहे थे, अपने साइड पे करना चाह रहे थे इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर, एंड वी मेड आवर स्टैंड वेरी क्लियर। लेकिन 2022 में हमने देखा कि लगभग 30-31 साल के बाद, 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद दुनिया में तब्दीली आई। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, टेक्टोनिक शिफ्ट्स की बात करें, तो बहुत तब्दीलियां आई। और अब देखिए, अब इस साल भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी है। देख रहे हैं कि जापान भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है। चाइना का जो राइज है वो एशिया में और बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बदलता ट्रेंड है जियोपॉलिटिक्स में वो ये बताता है कि आने वाला समा जो है, 21वीं सदी जो है, ये एशिया सेंट्रिक सेंचुरी होगी। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है भारत के लिए, ये बात को समझना जरूरी है। कुछ यहां पे ना इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जेकब कुछ कॉशियस होने की बातें कर रहे हैं। पहले तो पर्सपेक्टिव को समझे। देखिए, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर सारी एशियन इकोनॉमीज अगर इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करती हैं, अगर प्रॉस्पेरिटी आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये बात कह रही हैं कि इकोनॉमिक राइज एक तरफ है, लेकिन अगर ये एशियन सेंट्रिक सेंचुरी होती है उसके चलते कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी भारत के लिए और एशिया के लिए भी बढ़ सकती है। अब यहां पे कुछ चिंता की जो बात प्रकट करी है, जैसे अभी हाल ही में देखा हमने 2021 में कि अमेरिका ने विड्रॉ किया अपने आप को अफगानिस्तान में से, इवन मिडिल ईस्ट में से, और हमने देखा कि चाइना का जो राइज है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक में बहुत सारी यहां पे अलायंसेस बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल ये जो सारी की सारी बातें हैं, दे हैव एंडेड द ग्रेट पावर कंसर्ट इन एशिया और व्हाट अपीयर्ड एज वन फॉर सम टाइम। यानी कि अभी यूएस डिक्लाइन में कहा जा रहा है और चाइना ऑन द राइज कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर टर्मिनली यूएस अगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चले जाए और चाइना बहुत ज्यादा राइज कर जाए, तो कैसे ये प्रभाव करेगा एशिया में और कैसे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा एशिया में। इस एशिया हेडेड टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। देखिए, 2 मेजर पावर्स की बात करें एशिया में, जब मैं मेजर पावर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पे हार्ड पावर की भी बात आती है, मिलिट्री की बात आती है। तो रशिया और चाइना को हम 2 मेजर पावर्स एशिया के कह सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये अपना इन्फ्लुएंस, अपना फुटप्रिंट एशिया पे बढ़ा सके। कुछ और रीजनल पावर्स भी हैं जो कि अपना फुटप्रिंट, अपना इन्फ्लुएंस एशिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने भी विड्रॉ करा अपने आप को मिडिल ईस्ट में से। तो चाहे वो ईरान की बात हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी हो, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं।
एशिया में बी हेडेड टुवर्ड्स मोर ग्लोबल प्रोमिनेंस, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ इंस्टेबिलिटी जो है वो इस ग्लोबल प्रोमिनेंस का एक पॉजिटिव पार्टनर होगा। यानी कि ये बात अगर हम समझे कि एक तरफ तो एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ के टुवर्ड्स बढ़ रहा है, जहां पे वेस्ट में हम देख रहे हैं रिसेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो एशिया में फिर भी एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है। एशिया में फिर भी माना जाता है कि एशिया इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से रिकवर करेगा एज कंपेयर टू द वेस्ट, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ मोर इंस्टेबिलिटी। सवाल यहां पे ये खड़ा उठता है, फॉर इंडिया द राइज ऑफ एशियन सेंचुरी इकोनॉमिकली माइट बी अ गुड थिंग, लेकिन क्या हम प्रिपेयर्ड हैं टू डील विद सम हार्ड रियलिटीज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस ऑफ द एशियन सेंचुरी? अब वो क्या जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस होंगे? अब एशियन सेंचुरी और मल्टीपोलैरिटी की बात आती है। मल्टीपोलैरिटी यानी कि कई सारी कंट्रीज हैं, कई सारे पोल्स की बात आ गई, कई सारी पावर्स की बात आ गई जो कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। या अगर मिसाल के तौर पे अगर हम समझे मल्टीपोलैरिटी को, तो बहुत सारे जो देश है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिंगल देश अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाए या एक सिंगल देश का डोमिनेंस ज्यादा ना हो, तो मल्टीपोलैरिटी की बात आती है। अब हम देख रहे हैं कि चलो 1991 से लेके 2008 तक अमेरिका ने यूनिपोलर मूवमेंट एंजॉय किया था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद। 2008 में क्या हुआ? रिसेशन आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। 2008 के बाद हम देखते हैं कि मल्टीपोलैरिटी का ट्रेंड बढ़ता है, मल्टीलेटरलिज्म का ट्रेंड बढ़ता है। जैसे हम ब्रिक्स की बात करें, 3-4 देश इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं, फोरम बना रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव जो है यूनिपोलर वर्ल्ड का, यानी कि हम ये नहीं चाहेंगे कि यूनिपोलैरिटी हो, हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की हेजेमनी हो, डोमिनेंस हो। एक जो ऑल्टरनेटिव है यूनिपोलर वर्ल्ड का वो क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पे डिफरेंट पोल्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट पावर सेंटर्स इन्वॉल्व हैं। रशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, इंडिया भी है और बाकी स्मॉल रीजनल पावर्स भी हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर एशियन सेंचुरी की बात करते हैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि चाइना डोमिनेटेड एशिया। ये भारत के लिए सही नहीं है, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। तो मल्टीपोलर एशिया, कैन दिस बी यूजफुल टू इंडियन इंटरेस्ट? कैन दिस बी यूजफुल टू इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट? नॉट नेसेसरीली। मल्टीपोलर वर्ल्ड या अगर हम मल्टीपोलर एशिया की बात करें विद न्यू एंड शिफ्टिंग अलायंसेस, अलायंसेस फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, सीक्रेट अलायंस भी हो सकते हैं, ओपन अलायंस भी हो सकते हैं। इसका प्रभाव एशिया पे पड़ सकता है, इसका प्रभाव एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर पड़ सकता है। खास करके अभी जब पावर जो अमेरिका की है वो डिक्लाइन में है और चाइना की पावर स्टिल ऑन द राइज, यानी कि चाइना कंप्लीटली एक हेजेमन नहीं बना है और अमेरिका कंप्लीटली अभी तबाह नहीं हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस कारण के करके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है जियोपॉलिटिक्स में। भारत के लिए मल्टीपोलैरिटी क्या है? भारत के लिए ना मल्टीपोलैरिटी मतलब ये नहीं है कि कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर है। हमारे लिए मल्टीपोलैरिटी क्या है कि भाई सब लोग सुख शांति से रहें, सभी देश सुख शांति से रहें, जहां पे रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जा सकता है, पीसफुली सारे के सारे जो देश हैं को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपने फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी की बात करें, उनके शब्दों में बात करें, उन्होंने 2021 में कहा था कि हम एक मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, जहां पे इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड किया जाता है, जहां पे सेंटर्स ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर में क्या होता है ना कि एक सिंगल पोल नहीं होता, एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होता कि आप एक सिंगल पावर को चेक में रख सकते हैं, एक सिंगल देश को आप चेक में रख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए मल्टीपोलैरिटी क्या है कि जहां पे हम दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट कर सकें और दूसरे देश भी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट कर सके, जहां पे फ्री एंड ओपन ट्रेड हो सके, जहां पे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं एमिकेबल तरीके से रिजॉल्व हो सके। हमारे लिए सीधे शब्दों में मल्टीपोलैरिटी वो चीज है। जरा सोचिए इस बात के बारे में। देखिए, अभी सैंक्शंस लगाए जाते हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। हमने पिछले पूरे साल में ये बात पढ़ी भी, ऑफ यूजिंग सैंक्शंस एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब सैंक्शंस लगा दिए, चलो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर भी उससे डिस्टर्ब होता है। अभी देख रहे हैं कि रशिया बहुत ट्रेड कर रहा है एशियन कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, भारत के साथ भी ट्रेड कर रहा है। रुपी रबल अग्रीमेंट भी हमने एक्सप्लोर किया रशिया के साथ कि हम रशिया से तेल लेंगे रुपीस के बदले। चाइना जो है वो रशिया से तेल ले रहा है युआन के बदले। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर ये एशियन सेंचुरी बनती है और कंसिडरिंग कि चाइना का जो इकोनॉमिक क्लाउड है काफी ज्यादा है एशिया में, तो अगर हम इस चक्कर में कहीं ये ना हो जाए कि जो हमारा डॉलर बेस्ड ट्रेड अभी चलता आ रहा है, इस चक्कर में कि जो ट्रेड है एशिया में वो कहीं युआन बेस्ड ना हो जाए, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं होगा। वी माइट हैव इश्यूज, हमारे इश्यूज हो सकते हैं। हमारी जो करेंसी है विज़ावी द डॉलर पिछले एक साल में 10% ड्रॉप करी है। नाउ वी माइट हैव अ कंसर्न विद द फॉलिंग रुपी और विद द एप्रिशिएटिंग डॉलर, बट वुड इट बी इन आवर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ट्रेड इन युआन? ये बात सोचने वाली है। अब हमारे लिए चिंता की बात क्या है?
हमने कंसिस्टेंटली कहा है कि भाई हम चाहेंगे कि भाई मल्टीपोलैरिटी हो, एशिया में ग्रोथ हो, एशिया में प्रोस्पेरिटी हो। हमने ये बात भी क्लियर करी है दैट देखो अगर एशियन सेंचुरी की बात आती है ना, तो आप इस बात को इससे मिसअंडरस्टैंड ना करें कि एशियन सेंचुरी डजंट नेसेसरली हैज टू मीन इंडियन सेंचुरी। हम इस बात को लेके बहुत कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि दैट देखो हमको कोई झगड़े में नहीं पड़ना, हमने किसी कॉन्टेस्ट में नहीं पड़ना। अगर ये एशियन सेंचुरी है और इससे जापान का भी फायदा है, चाइना का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है, रशिया का भी फायदा, तो हम इसमें बहुत खुश है। हम ये नहीं कहते कि इंडियन सेंचुरी हो। चाइना क्या कहता है कि भी अगर ये एशियन सेंचुरी होगी तो भाई ये चाइनीज सेंचुरी होगी। हमारा ये स्टैंड डिफरेंट है। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद भी हम हेसिटेट करते हैं टू एंगेज द इमर्जेंट एशियन सेंचुरी, काफी कारणों करके। ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि देखिए अगर हम मल्टीपोलैरिटी की बात चाहते हैं या अगर हम इसको एशियन सेंचुरी बनाना चाहते हैं, दैट हैज टू बी मोर डेमोक्रेटिक, दैट हैज टू बी मोर ऑर्डरली एंड दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ऑन वैल्यूज, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन हमको पता है कि अगर ये ट्रांजिशन अगर एशिया में आता है, अगर मल्टीपोलैरिटी बढ़ती है और अगर एशियन सेंचुरी ये वाकई में होती है, तो ये तो अच्छी बात तो होगी, लेकिन साथ के साथ इंस्टेबिलिटी भी बहुत आएगी। जैसे भी मैंने पीछे डिस्कस किया था ना, इंस्टेबिलिटी एज द पोजेसिव पार्टनर, और काफी केओस भी उसके साथ आएगा। तो चैलेंजेस भी इसके साथ काफी भरपूर हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। एशियन सेंचुरी विदाउट स्टेबल मल्टीपोलैरिटी, अगर ऐसा भी इमर्ज होता है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड इज द मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ पासिंग फिनोमेना। ये भी हो सकता है कि मल्टीपोलैरिटी एशिया में ना हो और बल्कि आने वाले समय में, वैसे ये बात अमेरिका तो रिकॉग्नाइज कर चुका है कि आज के जमाने में अगर अमेरिका के लिए कोई थ्रेट है, कोई चैलेंज है, तो वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। आने वाले समय में जो बाइपोलर वर्ल्ड, जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, वो भी बढ़ सकता है। और इसके चलते बहुत सारे देश होंगे, जैसे याद करिए कोल्ड वॉर के ज़माने में बहुत सारे देश थे जो कि अमेरिका के कैंप में थे, बहुत सारे देश थे यूएसएसआर के कैंप में थे, तो वो बैंड वैगनिंग कर रहे थे। कुछ देश अमेरिका के साथ बैंड वैगन कर रहे थे, कुछ देश यूएसएसआर के साथ। तो क्या आने वाले समय में भी यही ट्रेंड होगा कि कुछ देश यूएस के पीछे लगेंगे, कुछ चाइना के पीछे? हमारे लिए, फॉर इंडिया, अ बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय चाइना एंड नॉट बाय यूएसए इज अ बैड डील। यानी कि हैप्पीमैन जेकब ये कह रहे हैं कि अगर तो ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट अमेरिका और चाइना के बीच में होता है, तो अगर ये डोमिनेटेड बाय अमेरिका है, वो उस बात को फिर भी हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर चाइना डोमिनेट करेगा इस कॉन्टेस्ट को, तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं हो सकता, वो हमारे लिए मंजूर नहीं है। ठीक है, बिकॉज वाई? बिकॉज चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं। चाइना हमारा नेबर भी है और चाइना काफी दखलंदाजी हमारे नेबरहुड में भी करता है। अच्छी बात तो नहीं होती अगर दो दुश्मन एक दूसरे को अकोमोडेट करना शुरू कर दें, लेकिन अगर चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड इतना बढ़ जाता है कि मजबूरन अमेरिका को चाइना को अकोमोडेट करना पड़े या अमेरिका को स्वीकार करना पड़े डर के कारण, मजबूरन चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। तो अमेरिका कैन नॉट हैव एन अकोमोडेटिव अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। जहां पे इतना ज्यादा एंगेजमेंट हम अमेरिका के साथ दिखा रहे हैं, हम ऑकस की बात करें या हम क्वाड की बात करें, तो वहां पे वी कैन नॉट अफोर्ड कि अमेरिका बिकमिंग अकोमोडेटिव टू चाइना इन द नियर फ्यूचर। और यहां पे अंत में बात करी गई है पोस्ट इंडियन साउथ एशिया। देखिए कहीं ना साउथ एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे चलो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं काफ़ी पड़ोसी देशों के साथ, और कहीं ना कहीं चाइना की भी दखलंदाजी हमारे नेबरहुड रीजन में काफ़ी ज़्यादा रही है। और कहीं ना कहीं हमारे नेबर्स को लगता है कि भी इंडिया बहुत बुली करता है, ये है वो है। चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है हमारे नेबरहुड में बहुत बढ़ रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की भी बात यहाँ पे आ जाती है। तो इमेजिन करें एक ऐसा साउथ एशिया जहाँ पे इतना सारा ट्रेड चाइना के साथ हो रहा है, चाइना की करेंसी में, जहां पे इतने सारे देश, साउथ एशियन देश, चाइना के इस एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं और वो फंसे पड़े हैं चाइना के डेट ट्रैप्स में। जहां पे इतने सारे साउथ एशियन देश, इंडिया का नेबरहुड मिलिटरीली ज्यादा नजदीक है, ज्यादा क्लोज है चाइना के, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम एशियन सेंचुरी की बात करते हैं तो साउथ एशिया भी तो एशिया में ही आता है। हाउ विल देन इंडियाज नेबरहुड बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना? ये बातें भी कुछ हैं जो हमारे लिए सोचने के लिए यहाँ पे आर्टिकल में रखी गई है। चलिए अगला आर्टिकल विक्रम मेहता जी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, द पाथ टू डीकार्बनाइजेशन। देखिए अब यहाँ पे बात करें एनर्जी मार्केट कॉन्वल्स्ड बाय यूक्रेन वॉर, जो अभी थोड़ा वोलेटिलिटी चल रही है एनर्जी मार्केट्स में, अगर हम बात करें जो भी थोड़ा सा अभी टेंशंस बने हैं पिछले एक साल में, देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का ही मुद्दा चलता रहा, उसके कारण हमने एनर्जी मार्केट में चाहे वो गैस के प्राइसेस की बात करें, ऑयल की प्राइसेस की बात करें, काफ़ी वोलेटिलिटी देखी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अब देश कह रहे हैं कि भी हम रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, रशिया से गैस नहीं लेंगे, रशिया कह रहा है कि हम गैस यूरोप को नहीं देंगे।
अब क्या करेंगे फिर यूरोप? क्या करेगा यूरोप? क्या कोल को बर्न करके बिजली प्रोड्यूस करेगा? कोल तो कोई अच्छा सोर्स है नहीं। और जहां पे इतना कुछ टेंशंस एनर्जी मार्केट में चल रहे हैं, वहां पे ये सब देश बहुत एम्बिशियस टारगेट्स भी अनाउंस कर रहे हैं फॉर ग्रीन एनर्जी। ठीक है, रशिया विल नॉट बी अलाउड टू एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट्स जब तक व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बैठे हैं तब तक। और जब तक ये अभी जो मुद्दा है, अभी तो नहीं लग रहा कि रशिया यूक्रेन का मुद्दा इतनी जल्दी सेटल डाउन होगा। और जब तक अभी रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, एटलीस्ट जब तक पुतिन प्रेसिडेंट हैं रशिया के, तब तक जो बाइडेन नहीं इंकरेज करेंगे यूरोपियन देशों को कि वो किसी भी किस्म का ट्रेड करें रशिया के साथ। अगर हम ओपेक की बात करें, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, लेड बाय सऊदी अरेबिया, आपको याद होगा 5 अक्टूबर 2022 की बात है। सऊदी लेड ओपेक ने यह अनाउंस किया था कि हम जो ऑयल प्रोडक्शन है 2 मिलियन बैरल पर डे कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और डिमांड ज्यादा है ऑयल के लिए और आप ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। माना जाता है कि सऊदी, ये जो कदम उठाया गया था सऊदी अरेबिया से, वो रशिया को सपोर्ट करने के लिए उठाया गया था। कहीं ना कहीं एनर्जी मार्केट्स फ्रैगमेंटेशन की जहां पे बात आती है, वोलेटिलिटी की भी बात आती है, तो सऊदी अरेबिया इज अ वेरी की प्लेयर। और सऊदी अरेबिया ने भी बहुत यहां पे बात कैटेगोरिकली क्लियर करी है दैट हम अमेरिका के टुवर्ड्स अकोमोडेटिव नहीं होंगे। बिकॉज अगर हम पिछले साल जुलाई की बात करें, जून जुलाई की बात करें, जो बाइडेन ने काफी रिपीटेडली कहा भी था सऊदी को कि आप ऑयल प्रोडक्शन को कट मत करना, नहीं तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, उसका जो इंपैक्ट होगा वो हमारी इकोनॉमी पे होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी बात क्लियर करी कि देखो ऐसा है कि भी हमने अपनी पॉलिसी देखनी है, हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने हैं, और अगर तेल की डिमांड कम है तो हम प्रोडक्शन को कट क्यों ना करें। अब ये सब हालातों के बीच में कैसे अब ये सारे देश जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें ग्रीन एनर्जी की कर रही हैं, आने वाले समय में तो कोई भी नहीं देश चाहेगा कि जो गाड़ियां हैं वो ऑयल पे चलें या हम बिजली कोयले से प्रोड्यूस करें। तो कैसे हम ट्रांजिशन लेके आ सकते हैं अमिड्स दिस इंस्टेबिलिटी। पहले तो आपको ओपेक मेंबरशिप की मैं बात यहां पे बता दूं। ओपेक मेंबरशिप, ये देश है यहां पे जो ओपेक के जो मेंबर्स हैं, ओपेक प्लस मेंबर्स कौन से हैं वो आप जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हैं। Now let's not forget, new centers of energy power are emergent। देखिए आज के टाइम पे छोटा सा चिप, अगर हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो फ्यूचर जो है, जो पोटेंशियल जो है आने वाले कल में, वो इन सेमीकंडक्टर्स चिप में है। अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, जहां पे चाइना जो है अभी डोमिनेंट पावर है एज फार एज द एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज कंसर्न, लेड हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, अगर हम इन सब की बात करें, तो अभी आने वाले समय में अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स शिफ्ट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स बनाने हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी हैं, उसमें आपको ऑयल या कोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और इट इज अगेंस्ट दिस इंटरनेशनल बैकड्रॉप कि भारत, इंडिया मस्ट प्ले अ वेरी पिवटल रोल कि कैसे हम भी इसमें आगे लीड ले सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, आज तो देखिए अब बिजली कोयले से ही आ रही है, आज तो नहीं कह सकते कि आज हम बिल्कुल कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेस से एनर्जी जनरेट कर लेंगे, ऐसा 2022-23 में नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म अपने गोल्स को जरूर हम देखें। अब अगर ऑयल अगर हमको सस्ते में रशिया से मिल रहा है तो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाएं, एटलीस्ट इतने हमारे रिजर्व्स हों कि 30 दिन तक हमारी जो नीड्स है ऑयल की वो कंप्लीट हो सके। तो जहां पे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी हो, ऑयल नीड्स हो, उसको तो जरूर हम फोकस करें, लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन। आने वाले समय में हमको ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े, कोल इंपोर्ट ना करना पड़े, ये हमारे लिए एक चुनौती है और अपॉर्चुनिटी भी है। आई वुड से कोल की बात करें, अभी भी काफी समय तक कोल जो है वो डोमिनेंटली रहेगा भारत का एनर्जी सिस्टम फॉर डेकेड्स। अभी भी भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं, अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स की बात करें, वो अभी भी कोल बेस्ड ही रहेंगी। बहुत ही डर्टी फ्यूल माना जाता है, ठीक है, बट इट रिमेन्स अमंगस्ट नेवरदलेस द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कितने सारे लोगों की रोजगार जो है, रोजी रोटी जो है, वो इस पर निर्भर करती है। कितना सारे लोग हैं जो कि कोल माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रहे हैं। तो एकदम से कह दें कि आज कोल को फेज आउट करते हैं, तो ये एनवायरमेंटली तो चलो अच्छी बात है, लेकिन इतना सस्टेनेबल नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आज हम ये एकदम कंप्लीटली फेज आउट कर दें। लेकिन जरूर आने वाले समय में हमको ये बात का एक बैलेंस बनाना है कि हमने एनर्जी ट्रांजिशन भी करना है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, साथ के साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं कोल इकोनॉमी में, उनकी रोजी रोटी को भी ठेस ना पहुंचे। ये भारत के लिए चैलेंज रहने वाला है। तो कुछ सजेशंस की यहां पे बात करी गई है फॉर एनर्जी रूट ट्रांजिशन, जहां पे हम कोल को अगर फेज आउट करना चाहें तो आने वाले समय में यहां पे अगर हम R&D का जो खर्चा है फॉर कोल गैसिफिकेशन अगर उसको बढ़ा सकें, CCS टेक्नोलॉजी यानी कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, कार्बन टैक्स को सेट कर सकें, ये सब बातें हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं।
या अगर हम जो पुराने जो कोल यानी कि जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं अगर उनको शट डाउन कर दें कि वो एफिशिएंट नहीं है, तो ये भी यहां पे सजेशंस कुछ हमारे सामने रखे गए हैं। एक बात याद रखें, एनर्जी सिक्योरिटी जो है केवल सप्लाई साइड तक निर्भर नहीं करती है। यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी ये नहीं कि आज हम बहुत कोल मंगा रहे हैं, बहुत ऑयल मंगा रहे हैं, हमको डिमांड को भी चेक करना है। हमने ये भी देखना है कि डिमांड कितना हम कंजर्व कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, अगर हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो ज्यादा गाड़ियां ना खरीदें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कम्यूट करें, तो डेफिनेटली ऑयल की जो नीड है वो कम होगी। ठीक है, इसी तरह से हमको यहां पे कुछ इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी जहां पे हम सप्लाई साइड भी सिक्योर हो सके, लेकिन डिमांड साइड भी हम थोड़ा कंटेन कर सके, डिमांड ज्यादा ना बढ़े। इट इज अ चैलेंज, आबादी बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा अगर हमने एक सस्टेनेबल तरीके से अगर हमने ग्रो करना है। फिर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज की यहां पे बात आ जाती है। स्ट्रक्चरल इश्यूज की जहां पे बात आती है, जैसे कि हम डिस्कॉम्स की बात करें, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनकी बैलेंस शीट्स रेड में है, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, उसको कैसे ठीक किया जाए। या अगर हम लैंड एक्विजिशन की बात करें, आपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, आप रिन्यूएबल एनर्जी को आपका प्रोजेक्ट है, कोई सोलर पावर प्लांट है या कोई आपने विंड प्लांट आपने कहीं सेटअप करना है, तो आपको उसके लिए देखिए अब जमीन तो चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन चैलेंज होते हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस आ जाते हैं, उससे कैसे लड़ा जाए। एक बात को हम याद रखें कि देखिए 2400 घंटे तो धूप नहीं होती है, रात होती है, शाम होती है। ठीक है, आजकल तो वैसे भी सर्दियों में धूप इतनी निकलती नहीं है। ठीक, और जो विंड है, विंड हमेशा तो ब्लो नहीं करती रहती है। ठीक है, हम यहाँ पे एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है तो सनशाइन यहाँ पे अबंडेंट रहती है 6-7 महीने, 7-8 महीने, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम कंप्लीटली उस चीज को हार्नेस कर पाएंगे, फिर भी चैलेंजेस काफी आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हमारे जो डिस्कॉम्स हैं उनकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो कैसे हम इंश्योर कर पाएंगे एक एफिशिएंट पावर परचेजिंग एग्रीमेंट बिटवीन दीज डिस्कॉम्स एंड द रिन्यूएबल कंपनीज। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल कंपनीज जो हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, ये बिजली खरीदेंगी ना रिन्यूएबल कंपनी से, लेकिन किस सैंक्टिटी के साथ ये एक एफिशिएंट मैकेनिज्म बन सकता है जब डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ ही अच्छी नहीं है। फिर यहां पे बात करी जाती है चिप डिप्लोमेसी के बारे में। तो आने वाले समय में जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, जहां पे चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा की जाती है, ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया, इनके साथ कैसे हम सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी इन चिप्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो ये बातों का कुछ खास ख्याल हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए, अब कंक्लूजन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे विक्रम मेहता जी कहते हैं, अभी आमतौर पे हमने यही बात डिस्कस करी है दैट देखिए हमारे लिए पॉवर्टी एलिवेशन बहुत जरूरी है, हमने अभी डेवलप होना है, और अभी हम इसी कारण नेट जीरो का जो टारगेट है हमने टुवर्ड्स 2070 रखा था। लेकिन विक्रम मेहता ये बात कहते हैं दैट इसका भी क्या फायदा कि आप 2047 तक या 2050 तक आप विकसित बन जाएं, डेवलप्ड बन जाएं, और बाद में कहें कि चलो अब हम डेवलप हो चुके हैं, अब हम भी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, अब हम अपने आप को साफ करें, यानी कि अब हम 2040-50 के बाद ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स ट्रांजिट करें। वो ठीक है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण प्रभाव जो है, इंपैक्ट जो है, वो सबसे ज्यादा हमको होगा। तो अगर हम सी लेवल राइज जो हो रहा है उसका इंपैक्ट किसको हो रहा है? जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अनसीजनल रेनफॉल्स हो रही हैं। तो आने वाले समय में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थर्ड जनरेशन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो या चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो। चलिए, उसके बाद लास्ट जो हम टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे, विल माइग्रेंट्स बी एबल टू वोट रिमोटली, वोट फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो हम देखते आ रहे हैं, वोट फ्रॉम होम का आइडिया कैसे रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी दिसंबर 28 को एक फैसला सुनाया जहां पे बोला कि भाई हम पायलट बेसिस पे एक रिमोट वोटिंग फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने नई तरीके से रिमोट ईवीएम मशीन्स बनाई हैं। अब ईवीएम को लेके वैसे ही बहुत मुद्दा रहता है, ऑपोजिशन पार्टीज को लगता है कि जो ईवीएम में जो वोट किया जाता है उसमें काफी घोटाला होता है, सही मायने में किसको वोट किया किसको नहीं किया पता नहीं चलता है। खैर, लेकिन अब यहां पे पर्पस क्या है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने का, सेटअप करने का पायलट बेसिस पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है दैट देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं। अब आप हाई स्किल्ड माइग्रेंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने, लेट्स से आप हरियाणा में आपने किसी कॉलेज से आपने बीटेक करी है और आपकी प्लेसमेंट बैंगलोर में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कहीं पे आपकी प्लेसमेंट हुई है, तो चलो आप एक क्वालिफाइड, आप एक हाई स्किल्ड माइग्रेंट हो गए। या आप लो स्किल्ड माइग्रेंट भी हो सकते हैं कि आप मजदूरी करने के लिए किसी राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। अब देखिए, आप किसी राज्य में बैठे हैं, लेट्स से कि आप एक लो स्किल्ड माइग्रेंट है। अब आप वापस अपने राज्य में तो नहीं जाएंगे, भारत में तो वैसे ही हर 3 महीने बाद कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है, और वैसे भी 2023 में 9 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर 2024 में फिर हमारे लोकसभा इलेक्शन भी होने हैं। तो एक ऐसे देश में जहां पे हर 3 महीने के बाद इलेक्शन हैं और बहुत सारे लोग हैं, लगभग 45 से 46 करोड़
लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो कि इंटरनली यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहते हैं काम करने के लिए, तो वो वोट करने कैसे जाएं? आफ्टर ऑल उनका भी अधिकार बनता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट करना। अगर उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी वहां पे बिताई है, लेकिन काम के सिलसिले से वो किसी और राज्य में आ गए, लेकिन अब वो वहां पे वोट करने नहीं जा पा रहे हैं, उनका भी मन है वोट करने का, कैसे जाएं? खर्चा होता है, इतना सारा आपको ट्रेन का, बस का खर्चा करके जाना पड़ेगा। तो इसी कारण के करके आप इलेक्शन कमीशन ने ये आइडिया प्रपोज करा है कि आप जहां पे भी बैठे हैं वहीं से आप अपने मनपसंद कैंडिडेट, अपने मनपसंद पार्टी को, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको आप वोट कर सके। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये इसका जो प्रोटोटाइप है इस मशीन का, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ये हम पॉलिटिकल पार्टीज को जनवरी 16 को दिखाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज को बोला है कि आप अपने जो सजेशंस हैं, जो भी आपके मतभेद हो सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, आप हमको दे सकते हैं जनवरी 31 तक। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइग्रेंट वोट का? देखिए, इन अ कंसेप्ट नोट इलेक्शन कमीशन ने एडमिट करा है कि एब्सेंस, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए ऑन द इशू ऑफ रिमोट वोटिंग। देखिए 2021 में तो सेंसस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आज हम जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, आज कितना ईजी है। तो अब अगर इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आज के टाइम पे आपने किसी से बात करनी है, आपको एसटीडी तो नहीं जाना पड़ता, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई आपका रिलेटिव बाहर रहता हो तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, इतने सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता माइग्रेंट्स के लिए, ताकि वो भी अपने घर बैठे, अब ये तो नहीं है कि मशीन उनके घर के बाहर आ जाएगी, लेकिन जहां पे भी वो बैठे हैं वहां से वो वोट कर सकते हैं। 2011 का सेंसस कहता है कि लगभग 46 करोड़ भारतीय हैं, यानी कि 37% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। भाई आपकी फ्रीडम है, आजादी है, कहीं मर्जी जाके आप काम कर सकते हैं। अब वो किसी और जगह में बैठे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड कहीं और बना हुआ है, रजिस्टर्ड रेजिडेंस कुछ और है, अब वो क्या करें? अब चलो हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो लेकिन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी किस बात की? एटलीस्ट देखिए, आप कल को जाके नोटा करें, नॉन ऑफ द अबव करें, लेकिन आपकी मर्जी तो होनी चाहिए ना कि आप गए हैं पोलिंग बूथ तक, आप वोट करके आए हैं। अब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताते हैं लगभग 67 to 68% ऑफ द एलिजिबल 91.2 करोड़ इंडियंस दे वोटेड, लेकिन क्लोज टू 30 करोड़ वोटर्स दे डिड नॉट कास्ट देयर वोट। व्हाई? क्योंकि उनको वोट करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सोना था, उनको रेस्ट करना था, छुट्टी बनानी थी? नहीं, बिकॉज इनएबिलिटी टू वोट ड्यू टू इंटरनल माइग्रेशन। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और इस रीजन को इंप्रूव करने के लिए यहां पे ये सुझाव रखा गया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। देखिए, अब यहां पे हम अगर इंडिया की बात करें तो देखिए, बिहार के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इज नॉट सेम एज महाराष्ट्र, पंजाब के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट सेम एज कर्नाटका, तो वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स वेरी करते हैं, जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है वो वेरी करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कर्नाटका हो, केरल हो, यहाँ पे अब जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एजिंग है, और अगर हम बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पे यूथफुल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली वो इन राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए। हमारे यहाँ पे बहुत हाई रेट ऑफ माइग्रेशन है, जो कि डबल हुआ है, ये बात सेंसस का डेटा बताता है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2001 to 2011। माइग्रेंट्स दे ऑफन सी अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स, भाई हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं कि इतने सारे, हमने 20-25 साल एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेट्स से इफ आई एम अ माइग्रेंट फ्रॉम बिहार, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-25 साल बिताए, और आज मैं 25-26 साल की उम्र में जाके कहीं बाहर नौकरी करने जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे अपने लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन वहां पे मैं वोट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हमको लगता है ना कि अगर हम वोट कर रहे हैं, देखिए आपका वोट किसी मर्जी कैंडिडेट को हो, किसी मर्जी पार्टी को हो, लेकिन आपके हाथ में बड़ी पावर होती है, आपको लगता है कि आपके वोट करने से कितनी तब्दीली आ सकती है, मेरे लोगों का कितना फायदा हो सकता है ना। हम कहते हैं कि भाई आज मैंने इसको वोट किया, मेरे को पूरा भरोसा है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे, इस कैंडिडेट पे, इसके आने से मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे शहर में बदलाव आ जाएगा, तो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये फीलिंग से डिप्राइव्ड हैं जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाकी राज्यों में रह रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनको भी मौका मिले, लेकिन जल्दबाजी में, आर्टिकल में बात करेगी कि जल्दबाजी में कहीं ये फैसला तो नहीं लेके आया जा रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, बिकॉज वोटिंग का मामला है, ट्रांसपेरेंसी का मामला है, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट बहुत होना जरूरी है। अब 2015 का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वहां पे निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए आप ऐसा है कि आप एक्सप्लोर करके देखिए रिमोट वोटिंग ऑप्शंस, ठीक है, तो वहां पे कमेटी बनाएगी, कमेटी बनाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वहां पे कुछ सुझाव आए, जैसे कि प्रॉक्सी वोटिंग का सुझाव आया, पोस्टल बैलेट्स का आया, इंटरनेट वोटिंग का आया, लेकिन कुछ कारणों करके वो जो सुझाव थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। अब इलेक्शन कमीशन नाउ हैज कम अप विद अ प्रोटोटाइप फॉर अ मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। किसके लिए? माइग्रेंट्स के लिए। और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ईवीएम मशीन की तरह ही काम करता है। पहले ऑपरेशनलाइज, अगर इसका ऑपरेशनल प्रोसेस को हम समझें,
इलेक्शन कमीशन का कहना है जो ये रिमोट वोटिंग मशीन है, जो रिमोट ईवीएम जो मशीन है, ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैनेज कर सकता है अप टू 72 फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। तो हो सकता है कि 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेट्स से कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और उड़ीसा में इलेक्शन हो रहे हैं और लेट्स से यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये हमको नहीं पता कि क्या ब्रेकअप होगा, कि इन 72 में से 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार की होंगी, कि 50 बिहार की होंगी, कि 50 यूपी की होंगी, ये हमको नहीं पता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भी एक पोलिंग बूथ से 72 मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो यहां से मैनेज की जा सकती है। वोटर को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर रिमोट वोटिंग फैसिलिटी। अगर ये फैसिलिटी वो अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, किसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा? कंसर्न्ड रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, यानी कि जहां पे वो रह रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र में कहीं रह रहे हैं तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ आपको करना पड़ेगा। Once the voter is verified and marked eligible for remote voting, a multi-constitutional remote polling station ये सेटअप करा जाएगा in the area of their current residence. So let's say अगर मैं एक माइग्रेंट हूँ, महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लेट्स से वो कहीं बिहार में है, लेकिन अब मैं तो महाराष्ट्र में हूँ ना, तो वहां पे महाराष्ट्र में एरिया ऑफ रेजिडेंस मीन जहां पे मैं भी रह रहा हूँ, जिस शहर में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं भी रह रहा हूँ, वहां पे ये सेट किया जाएगा। अब इनका जो काम करने का तरीका है, जो तौर तरीका है, सिक्योरिटी सिस्टम है, दिस द सेम एक्सपीरियंस, जो वोटिंग एक्सपीरियंस दैट विल बी द सेम एज एन ईवीएम मशीन, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहे अपनी ईवीएम में वोट कर रहे हैं, चाहे आप ये आरवीएम पे वोट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सेम रहेगा आपका, है ना। बस फर्क इतना है कि आप जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हैं, जिस एरिया में बैठे हैं, आपका जो रेजिडेंस है। अब जब मैं रेजिडेंस की बात कर रहा हूं तो मतलब ये नहीं कि मेरे घर के बाहर वो मशीन आ रही है, ठीक है, यानी कि जहां पे मैं रहता हूं उसी पे, वहां पे कहीं आसपास किसी सरकारी स्कूल में, किसी सरकारी अस्पताल में, वहां पे पोलिंग बूथ लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बात सेम रहेगी। अब चैलेंजेस की बात जो यहां पे आती है, देखिए मल्टीपल ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है, कांग्रेस का स्पेशली ये कहना है कि हमको तो ईवीएम से भी प्रॉब्लम है, हमको तो लगता है कि ईवीएम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप तो ये रिमोट वोटिंग माइग्रेंट मशीन लेके आ गए हैं, इससे हमारे कंसर्न्स तो एड्रेस हो नहीं पा रहे हैं। उनका ये कहना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि देखो ऐसा भैया, आपको टाइम दे रहे हैं, हम आपको पहले हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे 16 जनवरी को, उसके बाद 31 जनवरी तक आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं, तो आप घबरा किस बात के लिए रहे हैं? अब इलेक्शन कमीशन ने इटसेल्फ हैज मैनेज्ड कि भी देखो, हाँ ये बात मानते हैं कि प्रोसीजरल चैलेंजेस यहां पे जरूर है। सबसे बड़ा चैलेंज कि भी माइग्रेंट कौन है, माइग्रेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, और दूसरी बात आपके पास सेंसस ही नहीं है, 2021 का सेंसस ही नहीं हुआ, आपके पास 2011 का सेंसस पड़ा है, अभी लेटेस्ट सेंसस तो आपके पास है नहीं। इस साल 9 राज्यों में इलेक्शन है, 2024 में फिर लोकसभा इलेक्शन है, तो आपको सेंसस तो पता होना जरूरी है ना। अब आपको कैसे पता होगा कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्यादातर माइग्रेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं? लेट्स से बिहार में इलेक्शन है, बिहार में इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वो कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से बहुत सारे लोग काम करने, लेट्स से वो महाराष्ट्र में जाते हैं या गुजरात में जाते हैं? इसका डेटा आपके पास है कि नहीं है? उसके बाद इलेक्शन मान लीजिए बिहार में है, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो वहीं पे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन जो वर्कर्स हैं, लेट्स से कि अगर मैं आपको कहता हूं एग्जांपल के तौर पे कि 1 लाख वर्कर है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि 1 लाख वर्कर्स हैं जो कि बिहार के किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहां पे महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं, काम कर रहे हैं, तो अब वहां पे तो नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकते हैं। और साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए चैलेंज रहेगा सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का, ट्रांसपेरेंसी का, और पोलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करने का, तो वहां पे भी इस चीजों का चैलेंज रहने वाला है। इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे अंत में बात करेगी कि जो पब्लिक ट्रस्ट है ना, लोगों का विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, देखिए इतनी ट्रांसपेरेंट हमारी डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर वे से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की दाद भी दी जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, लोगों को भी कंसर्न्स है। अब ये बात आर्टिकल में लिखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे, कहेंगे कि नहीं ये तो ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है कि ईवीएम खराब है, फॉल्टी है, ये है वो है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम्स है। बहरहाल कुछ लोग हैं पब्लिक है जो कि मानती है कि भी हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ ना कुछ घोटाला हो सकता है, ये बिल्कुल फेलियर प्रूफ नहीं है। अब इन इश्यूज को यहाँ पे एड्रेस करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक और ये जो रिमोट वोटिंग मशीन का कंसेप्ट लेके आई है विदाउट एड्रेसिंग द ईवीएम इशू, ये अब देखना पड़ेगा कि चैलेंज कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्या ये पर्टिकुलर प्रपोजल से, इस पर्टिकुलर प्रपोजल से क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों का विश्वास जीत सकती है? ये बात आने वाले टाइम में हम देखेंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है आज का? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। स्ट्रेंथनिंग मल्टीपोलैरिटी इन एशिया इन द 21st सेंचुरी इज अ बून फॉर इंडिया। बून यानी कि वरदान फॉर इंडिया। तो आपको लगता है कि मल्टीपोलैरिटी एशिया में अगर बढ़ती है 21वीं सदी में तो भारत के लिए ये वरदान की बात है। आपके क्या व्यूज हैं? डू यू अग्री? आप नहीं भी अग्री कर सकते तो भी बताइए, अग्री करते हैं तो भी बताइए। मल्टीपोलैरिटी क्या है वो इस आंसर में जरूर लिखिएगा 250 शब्दों में। अब इस आंसर को आप पोस्ट कर सकते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। यदि
यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी वीडियो देखते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे आपको हमारे चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों यहां पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, यहां पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर मॉडल आंसर। तो ये प्रक्रिया कल से हम फिर शुरू कर देंगे कि जो बेस्ट आंसर होगा कल शाम को 6 बजे पोस्ट करेंगे और मॉडल आंसर भी आपको ग्रुप में शाम को 6 बजे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है, पर्सनल बेसिस पे हम सबके आंसर्स फीडबैक यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। तो पीयर टू पीयर रिव्यू है, देखिए कि लोग अपने कैसे आंसर्स लिखते हैं और आप उनसे सीख भी सकते हैं, लोगों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।